हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14, उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, काफ़ी ये भी इजी चैप्टर है क्योंकि इससे पहले वाली बायो थोड़ी सी आपको टफ लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट शुरू हो गया है तो एनवायरनमेंट वाले लेक्चर थोड़े से इजी होते हैं। और कोशिश करें कि इसको आज की क्लास में ही लर्न करके जाए तो वो ज़्यादा हेडेक आपको रहेगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का लोड आप पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक टॉपिक यानी कि वर्षा। जैसा कि आपको पता है हम अजैविक घटक पढ़ रहे थे, हमने उस पर ताप पढ़ा, दाब पढ़ा, है ना, काफ़ी चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड करी, प्रकाश पढ़ा, जल पढ़ा, और अब किसकी बारी है? वर्षा की। तो वर्षा क्या है, कैसे है, क्यों होती है, ये सारी बातें इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। वर्षा जिसको आप क्या कहते हैं भाई? बारिश कहते हैं। ठीक है, रेन जिसको आप कहते हैं। तो बारिश होती है, आपको अच्छी भी लगती है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, इन कुछ फैक्ट के साथ आज हमें इस लेक्चर को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला कि आपने कभी ना कभी जल चक्र पढ़ा होगा, है ना, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, क्योंकि आप 9th में आ गए तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कभी 6th 7th में, है ना, जल चक्र के बारे में पढ़ा होगा कि जल चक्र चलता है यानी वाटर साइकिल चलता है। और ये वाटर साइकिल क्या होता है? तो हम कहते हैं कि वाटर साइकिल ये होता है कि जैसे नदी है या तालाब है या कहीं भी पानी भरा हुआ है, तो जब उस पर सनलाइट गिरती है तो वो पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाष्प बन के उड़ जाता है। ये वाष्प जब ऊपर की तरफ जाती है वायुमंडल में तो वहां पे टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से वहां पे संघनन हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, और वो संघनन के कारण वहां पे पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। यही बूंदें धुएं के साथ या डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर पानी की और बूंदों को कलेक्ट करके बड़ी पानी की बूंदें बना लेती हैं और धीरे धीरे बादल का निर्माण करती है। जब इन बादलों में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब इनसे संभलता नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी पी लिया है, अब तो क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा, है ना, उल्टी करनी पड़ेगी, अब बहुत ज्यादा पी लिया है। तब ये क्या करते हैं? अपने उस पानी को बारिश की फॉर्म में ले आते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम यही कहते थे कि बादल उल्टी कर रहा है ना, सारा पानी पी लेता है पहले और फिर उल्टी करता है। तो ये जो है वर्षा उसी के कारण होती है। और कैसे वो पानी की बूंदें बनती हैं, किस तरह से बनती है, उसको आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। बादल कैसे बनते हैं और वर्षा करते हैं, ये वाला टॉपिक आज हमें पढ़ना है। दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाता है, एक एक स्टेप को पढ़ते जाएंगे और उसको डिस्कस करते जाएंगे। इन शॉर्ट मैंने अभी आपको समझाया, जहां पे भी पानी है, चाहे वो नदी है, तालाब है, या आपका कोई घर के ऊपर रखा हुआ जो चिड़िया वगैरह के लिए आप बर्तन में पानी रखते हैं, वो ही क्यों ना हो, ठीक है, जब आप क्या करते हैं उस पर पानी रखते हैं और जब उस पर सनलाइट गिरती है तो आपको पता है पानी क्या होगा? गर्म होगा। तो जल जो है वो गर्म होने लगता है, और गर्म होता है तो वो अपने वाष्प में बदल जाता है, वेपर के अंदर बदल जाता है। और वाष्प किसकी फॉर्म है? तो हम कहेंगे वाष्प गैस की एक फॉर्म है। और ये वाष्प धीरे धीरे ऊपर की तरफ, हल्की होती है पानी के कंपैरिजन में, तो ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है और कहां पहुंच जाती है? वायुमंडल में पहुंच जाती है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है और यह वाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था कि जल के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर पहुंच जाती है, वही सेम केस। जल वाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। ये तो हो गया पानी की सरफेस से जाना। और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से जल जो है वो वायु में जाता है, चाहे जमीन पे पड़ा हुआ जल हो, है ना, चाहे आप जो सांस लेते हो उसमें भी वेपर की कुछ फॉर्म होती है। कभी आप अपनी नाक के पास हाथ लगा के देखिए, आपको लगेगा मॉइस्चर जैसा, है ना, गीलापन लगता है, एकदम ड्राई सांस नहीं होती आपकी, उसमें भी पानी की कुछ ड्रॉप्स होती है। तो किसी भी जैविक क्रिया के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर चीज से जो जलवाष्प है वो कहाँ पहुंच जाती है? वायुमंडल में पहुंच जाती है।
यह वायु भी गर्म हो जाती है। अब जैसे जैसे वायु सनलाइट के कांटेक्ट में आती रहेगी गर्म होती रहेगी, जितनी गर्म होगी उतनी ही ऊपर जाएगी। गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। जलवाष्प ऊपर चली गई, यहाँ की जो वायु है, आपसे कहा वायु भी गर्म होगी, तो वो किसके साथ, उस जलवाष्प के साथ। जलवाष्प क्या है, पानी की छोटी बूंदे हैं। जल वाष्प, जल की वाष्प फॉर्म होती है ना। जल बहुत सारी फॉर्म में रहता है, पानी की फॉर्म में रहता है, वाष्प की फॉर्म में रहता है, ठोस, जब बर्फ बना देते हैं तो ठोस की फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो है ऊपर चला जाता है, ठीक है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है यह फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। अब पानी से ऊपर जब वायु चली गई और उसके साथ छोटी छोटी जल की बूंदें भी है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स बना देती हूँ मैं, हालांकि ये बूंदें बहुत छोटी है लेकिन हम दिखाने के हिसाब से बना रहे हैं। जब वायुमंडल में ये ऊपर जाती रहती है तो ऊपर जाने के साथ ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। हमने एक बचपन में, आपने बहुत बार ये प्रैक्टिकल किया होगा, आपको दिखाया भी होगा कि जब हम मम्मी या कोई सब्जी बनाते हैं या कोई गर्म चीज़ बनाते हैं उस पर ढक्कन ढक देते हैं, है ना। उस पर जब हम कोई कंटेनर रख देते हैं, कंटेनर के ऊपर ढक्कन ढक दें तो उसकी वेपर क्या होगी, ढक्कन से टकराती है, क्योंकि ढक्कन का टेम्परेचर जो है इस बर्तन के टेम्परेचर से कम होता है, ढक्कन थोड़ा ठंडा है। तो इस ठंडक की वजह से जैसे ही वो वाष्प ढक्कन के कांटेक्ट में आती है वो क्या हो जाती है, पानी में बदल जाती है वापस, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। वाष्प जब कम टेम्परेचर पे लेके आते हो तो वो धीरे धीरे वापस द्रव्य अवस्था में आने लग जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, कई बच्चों को संघनन पता नहीं है इसलिए बता रही हूँ। कंडेंसेशन जिसको हम कहते हैं कि वाष्प का कम तापमान पर पुनः जल में परिवर्तित हो जाना या द्रव में, लिक्विड में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखो गर्म थी हवाएं, अब हवाएं ऊपर जाती हैं तो धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। जब ये हवाएं ठंडी होंगी तो इसमें जो वाष्प है, जो गैस है, जैसे यहाँ पे वाष्प किस में बदल रही है, द्रव्य में बदल रही है, ऐसे ही वहां पे जो गैस वाली वाष्प है वो धीरे धीरे किस में बदल जाएगी, छोटी छोटी पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी, ड्रॉप्स बन जाएंगी उसकी। जैसे ढक्कन के ऊपर ड्रॉप्स बन गई थी यहाँ पे, है ना। ढक्कन उठाते हैं तो आपको बारीक बारीक ड्रॉप्स दिखती है पानी की, जैसे ही ढक्कन उठाते हैं। जल वाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है, क्योंकि वहां ठंडा होने के कारण, हवा ठंडी है और ठंडा होते ही संघनन की क्रिया हो जाएगी, तो संघनन की प्रक्रिया हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन भी बोलते हैं। जल का यह संघनन सहज होता है, ये नॉर्मल होता है, आप इसको कराए नहीं कराए सब अपने आप होगा। क्या आप ढक्कन के ऊपर बर्फ रखते हैं कि ये ठंडा होगा, तो ही अपने आप होता है। जहां पे वाष्प को देखो, वाष्प बहुत हाई टेम्परेचर पे बनती है, आपको पता है जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, उसके बाद वाष्प बनती है। लेकिन ढक्कन का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं है ना, कम ही है, 50 भी है तो कम ही है और 80 भी है तो कम ही है। तो कम टेम्परेचर होने की वजह से वो वाष्प वापस जल में बदल जाती है। ऐसा ही यहाँ पे ठंडा हो जाने की वजह से, इस एरिया के कंपैरिजन में यहाँ पे ठंडक होने की वजह से संघनन हो जाता है और बूंदे जो हैं वो जल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सहज प्रक्रिया, नेचुरल है, ये कोई करवा नहीं रहा, प्राकृतिक रूप से हो रही है। यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों का जमा होने देते हैं, अब क्या होगा, देखो वायुमंडल है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। वायुमंडल में क्या क्या है, कभी आपने पढ़ा हो, गैस होती है वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब होता है। कुछ धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना। तो जब वायुमंडल में ये जल की बूंदें बन रही है तो कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई स्मॉग, स्मॉग का मतलब कोहरा जिसको आप कहते हैं, स्मॉग भी कहते हैं उसको, कोई डस्ट का पार्टिकल इन बूंदों पे लग जाता है। कोई कण, कुछ कण, अब ये कण कुछ भी हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, किसी गैस के कण हो सकते हैं, कोई भी कण हो सकते हैं। तो जैसे ही ये कण जो है इन जल की बूंदों के संपर्क में आते हैं तो जल की बूंदें इस पे चिपकने लग जाती है। अब एक जल की बूंद चिपकी तो वो आपने देखा है भेड़ चाल, एक जल की बूंद चिपकती है तो दूसरी भी चिपक जाती है। तो सब जो है इस कण के चारों ओर इस तरह से चिपकने लग जाते हैं। थोड़ा बड़ा बनाऊं, जैसे ये कण है
तो इसके चारों ओर क्या होगा, ये जो है जल के कण जो है वो चिपक गए, तो एक बड़ी बूंद का निर्माण हो गया। अब ये ऐसे अलग अलग तो रहेंगे नहीं, आपको पता है कभी आपने टेबल पे एक जल की ड्रॉप रखी हो और उसके पास दूसरे जल की बूंद रखते हैं तो वो आपस में चिपक जाती है, एक बन जाती है। तो यहाँ पे ये जितनी जल की बूंदें हैं ये जुड़ेंगी तो ये क्या बना लेगी, एक बड़ी बूंद बना लेगी, ऐसी मिक्स होके, तो इससे एक बड़ी बूंद का निर्माण हो जाता है। नाभिक, नाभिक का मतलब क्या है, केंद्र। आपने परमाणु पढ़ा है, परमाणु का जो सेंट्रल पार्ट होता है, केंद्रक, कोशिका में भी केंद्रक होता है लेकिन केंद्रक में नाभिक होता है, तो बीच का जो पार्ट है, ये वाला जो कण है जिसके चारों ओर बूंदें चिपकी हुई है, उसको हम कह रहे हैं नाभिक। न्यूक्लियस भी कहते हैं इसको, कहते हैं वही साइंस वाला ही है ना। बीच का पार्ट ये क्या है, ये वो न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर बूंदें चिपक गई है, नाभिक की तरह कार्य करती है और अपने चारों ओर बूंदों को जमा होने देती है। जमा होने से क्या होगा, बड़ी बूंद बन जाएगी। सामान्य वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। धूल के कण तो आपको बता ही दिए कि वो कण कोई भी हो सकता है, या तो वो धूल का कण हो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर निलंबित कण। अब ये निलंबित कण क्या होता है, आपने केमिस्ट्री का इसी क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, विलयनों के प्रकार। वहां पे आपने पढ़ा होगा सस्पेंशन सॉल्यूशन, निलंबन पढ़ा होगा, कोलाइड सॉल्यूशन, निलंबन, ये पढ़े है ना। एक तो नॉर्मल विलयन होता है, एक कोलाइड विलयन होता है, एक निलंबन होता है। क्या होता है निलंबन, निलंबन हम उसको कहते हैं जहां पे विलय के कण ऐसे लटके से रहते हैं, ना तो वो नीचे सेटल हो पाते हैं, ना ही ऊपर फ्लोट करते हैं, वो बीच में ही कहीं घूमते रहते हैं, जैसे कि उनको लटका दिया हो। तो ये जो धूल के कण हैं और बाकी गैसेस के कण हैं, कुछ दूसरे पार्टिकल हैं, वो वायुमंडल में ऐसे निलंबित अवस्था में घूमते रहते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप इसको नोटिस करोगे तो आपके घर में रोज सफाई होती है, लेकिन आप सुबह अगर आपके घर पे कोई टेबल साफ की है और आप शाम को देखोगे तो उस टेबल पे वापस आपको डस्ट के उतने ही पार्टिकल दिखेंगे, उंगली लगाओगे ऐसे तो, लेकिन वो डस्ट के पार्टिकल हमें दिखते नहीं है। ऐसा नहीं है तो ये डस्ट का पार्टिकल आ रहा है टेबल पे गिर रहा है, ऐसा नहीं होता। आपके आसपास जितनी भी एयर है वहां पे ऐसे निलंबित कण प्रेजेंट है, धूल के कण निलंबित। अभी जहां मैं खड़ी हूं वहां पे भी है, मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन है। तो ये निलंबित कण क्या करते हैं, जल की बूंदों के लिए नाभिक का काम करते हैं। पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि नाभिक कण क्या होते हैं जल की बूंदे निर्माण में या वर्षा की जो है बूंदे बनने के लिए। अब क्या होगा, एक बार जब जल की बूंदें निर्मित हो जाती है तो वे संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती है, भाई चिपकती जाएंगी। एक बार नाभिक ने जल की बूंदों को शुरू किया है जोड़ना, अब ऐसा एक नाभिक तो होगा नहीं, और भी नाभिक होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे, और सबने क्या कर लिया है, जल को ऐसे अपने चारों तरफ जोड़ लिया है, बड़ी बड़ी बूंदें बनाना शुरू कर दिया है। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती है, अब एक समय ऐसा आएगा कि इन बूंदों का वेट बहुत बढ़ जाएगा और ये संघनित होते होते, देखो धुआं भी है वायुमंडल के अंदर, धूल के कण भी है, तो जब ये संघनित होकर बड़ी बूंदें बनती है तो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है ना, इस तरह से बादल की फॉर्म में दिखाई देती है। इसमें जल की बूंदें हैं अंदर, ये बड़ी बड़ी जल की बूंदें हैं, कुछ दूसरे कण भी हैं, धुआं भी है जिसको हम स्मॉग कहते हैं, कोहरा, कभी आपने सुना हो कोहरा, ये सब है, बादल बना लेते हैं। फिर मैंने कहा जब बादल बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो ओकर देता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, भारी हो गया है। अब वायुमंडल भी ऐसा थोड़ी है, आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है हमारा, एक एग्जैक्ट द्रव्यमान तक तो वो बूंदें फ्लोट होती रहेंगी, लेकिन जब द्रव्यमान बहुत वेट ज्यादा हो गया तो फिर उस पर ग्रेविटेशन फोर्स काम करने लग जाएगा, और जैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स काम करने लगा तो वो बूंद नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती है, जब भारी हो जाएगी तब। कभी कभी जब वायु का तापमान काफी कम होता है, मान लो ऐसा मौसम चल रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तब ये हिमवृष्टि अथवा ओलों के रूप में अवक्षित होती है। तो बर्फ के गोले भी गिरते हैं, ओले जिसको आप बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, है ना, पारा जिसको आप कहते हैं, पाला, पाला कहते हैं ना, पाला कहते हैं, पाला गिर गया आज हमारे शहर में। ऐसा जनरली सर्दियों में होता है क्योंकि वैसे ही टेम्परेचर कम है,
है ना, और वहां ऊपर और टेम्परेचर कम होता है, तो ये जो पानी की बूंदें होती है बर्फ में बदल जाती है, और फिर वही भारी हो गई है तो नीचे गिरनी है, तो वो बर्फ के ओले जो हैं वो गिरते हैं। ठीक है, जिसको हम हिमवृष्टि भी कहते हैं या ओले गिरना। अवक्षेपित होने का मतलब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, प्रेसिपिटेट होना, भाई जमा हो जाते हैं, वही जम जाती है वहां पे बूंदे। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, जो मैंने आपको कल भी समझाया था कि कई जगह ऐसा होता है कि कोई एरिया, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ऊंची है, तो हमारे यहाँ ये रेगिस्तान है, उसका ये रीजन है, और बारिश कम होती है उसका भी ये रीजन है कि हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ऊंची है। तो जो बारिश की हवाएं आती है ना, बारिश के बादल जो कहीं से बन के आ रहे हैं, तो उन हवाओं को ये अरावली पर्वतमालाएं रोक लेती है, थोड़ी बहुत तो पार कर जाती है, तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, और जिनको ये रोक लेती है तो फिर बारिश कम हो पाती है। उस एरिया में जहाँ पे ये अरावली श्रृंखलाएं हैं वहां पे बारिश कम होती है, इसीलिए ये अनियमितताएं होती है। तो कहीं ये जो बारिश का होना है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हवा चल रही है, जो पवन चल रही है, कि बादल किस ओर जा रहे हैं हवा के साथ। अगर इधर जा रहे हैं तो इधर वर्षा होगी, इधर जा रहे हैं तो इस साइड वाले एरिया में वर्षा होगी। ठीक है, भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ये कभी आपने सोशल में पढ़ा हो कि हमारे यहाँ यानी कि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम वर्षा है वो कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है। नीचे साउथ वाला एरिया देखो आप, हमेशा हरा भरा रहता है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है ना, यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है क्योंकि वर्षा बहुत ज्यादा होती है। या फिर उत्तर पूर्वी में होती है। मैप, भाई मैप इंडिया का जो है रफली ही बना रही हूं मैं, है ना। तो ये क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये कह रहा है कि एक तो दक्षिण पश्चिमी एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया में, और इसमें भी देखो राजस्थान को छोड़ दो, क्योंकि मैंने कहा कि देखो ये देखो दक्षिण पश्चिम कह रहा है, पश्चिम में ही आता है राजस्थान, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बारिश की थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा वहाँ अरावली पर्वत श्रृंखलाएं बैरियर की तरह काम करती है। तो इस वाले एरिया में, साउथ वाले एरिया में बहुत अच्छी बारिश होती है। प्लस और ये कह रहा है उत्तर पूर्वी एरिया, उत्तर कौन सा है, ये वाला उत्तर पूर्वी एरिया में भी बहुत बारिश होती है, जहां पे आपका आता है हिमालय आ गए, आपके उत्तराखंड आ गया, है ना, जो अच्छी हरियाली वाली जगह है वहां पे भी बहुत अच्छी बारिश होती है। तो ये बारिश की हवाएं मानसून के कारण या हवा के चलने के कारण होती है। आपने कभी न्यूज वगैरह में सुना हो, कहते हैं कि इस बार हवाएं जो है उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगी या पश्चिम दक्षिण की ओर चलेंगी, ऐसे बोलते हैं, सोशल में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, ज्यादा कोई इसमें कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे और एक बार इसके आंसर्स दे देंगे कि क्या है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक की बोतल ले और इसमें 5 से 10 ml जल ले। प्लास्टिक की बोतल जो डिस्पोजल आती है ना पानी की, उसके अंदर आपको पानी भरना है, थोड़ा सा पानी भरे, ज्यादा नहीं, 5 या 10 ml, अब डिपेंड करता है कितनी बोतल। अब आप 1.5 लीटर की बोतल ले लो और कहो कि 5 ml पानी भरा, मतलब आधे से थोड़ा सा कम पानी, ऐसा मान लो, जो भी बोतल आप ले रहे हो उसके हिसाब से। अब उसको क्या करना है, आपको उसका ढक्कन बंद कर देना है, उसको बहुत जोर जोर से हिला लेना है, शेक कर लेना है उसको। शेक क्यों कर रहे हैं? ताकि बोतल की किनारी पर सब दूर पानी लग जाए एक बार के लिए, ठीक है। और उसको क्या करना है, 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दो। ये आपने देखा भी होगा, करने की जरूरत भी नहीं है आपको। कभी आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो या आप कहीं बोतल छत पे भूल आए हो कई बार, है ना, प्लास्टिक की, तो आपने देखा होगा क्या होता है उस प्लास्टिक की बोतल में। ये बोतल है प्लास्टिक की, है ना, प्लास्टिक की बोतल में आपने जल को हिला लिया और धूप में रख दिया। क्या होगा, जब इस पे सनलाइट गिरेगी, प्रकाश गिरेगा, तो अभी हमने कहा कि जल गर्म होगा, और जल गर्म होगा तो उस पे वाष्प बनेगी। तो वाष्प आपको कहाँ दिखेगी, या बोतल के साइड में आपको जो है अंदर की तरफ छोटी छोटी बूंदे दिखाई देगी। ये किस वजह से हो रहा है, तो हमें पता है ये संघनन की वजह से हो रहा है। पहले जल गर्म हुआ तो ऊपर वाष्प बन के उड़ा, लेकिन नीचे वाले का टेम्परेचर के कंपैरिजन में बोतल की जो सतह है उसका टेम्परेचर कम है, तो वहां पे ये जल वाष्प वापस बूंदों के रूप में आ गई, वही कढ़ाई पे रखे हुए ढक्कन की तरह।
यहाँ पे जल हो गया, पहला स्टेप तो ये है। फिर ये आपको कह रहा है कि जब 2-3 घंटे आप रख दोगे तो आपने क्या नोटिस किया वो देख लो। अब क्या करना है आपको, इस ढक्कन को लगे रहने देना है और एक अगरबत्ती या कैंडल बोल रहा है, लेकिन कैंडल आप इजीली अंदर डाल नहीं पाओगे, आप अगरबत्ती लेना। अगरबत्ती लेके आपको क्या करना है, थोड़ा सा ढक्कन की कैप को खोलना है, इजीली खोलना है, ऐसे नहीं पूरी ढक्कन की कैप खोल ली, 5 मिनट तक अगरबत्ती ढूंढ रहे हो कहाँ है अगरबत्ती, एकदम ढक्कन को खोलते ही अगरबत्ती डालनी है आपको। ठीक है, अगरबत्ती को हम क्या करेंगे, अंदर डाल देंगे, जलती हुई अगरबत्ती को। तो क्या होगा, उससे धुआं निकलेगा, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा और थोड़ी देर में बॉटल के अंदर धुआं भर जाएगा अगरबत्ती का। अब आपको ये कह रहा है कि बॉटल को पिचकाओ, ऐसे धुएं भरी हुई बॉटल को, ढक्कन वापस बंद कर दो और ऐसे पिचकाना है आपको, तो बॉटल पिचक जाएगी कुछ इस तरह से। अब आप नोटिस करें क्या हुआ है। तो जब हम इसको नोटिस करेंगे तो आप देखोगे कि जो धुआं पहले था, इस धुएं को अब क्या कहेंगे, हम कोहरा कह देंगे। क्या कहेंगे इसको, कोहरा, है ना। जैसे कि बारिश के दिनों में बनता है वैसा कुछ दिखेगा आपको। बारिश के दिनों में आपने देखा हो, बारिश होने वाली होती है या हो चुकी होती है तो आपको कोहरा दिखाई देता है। तो ये कोहरे की बात ही हमारे लिए है अभी इस बॉटल के अंदर, जिसको स्मोक कहते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे आप ये देखोगे कि कोहरा गायब हो जाएगा, धीरे धीरे, थोड़ा बहुत तो दिखेगा, बिल्कुल क्लीन नहीं हो पाएगी बोतल, लेकिन कोहरा जो पहले जितना धुआं था उसके कंपैरिजन में आपको अब धुआं कम निकलेगा जब आप इसको दबाओगे। ये क्या हो रहा है, ये वही बादल और बारिश बनने की प्रक्रिया को समझा रहा है। कैसे समझा रहा है कि वही जैसे जल पे जब सनलाइट गिरती है तो बारिश जो बूंदे होती हैं जल की वो वाष्प में बदल जाती है, फिर ऊपर वायुमंडल में जाती है तो वो जल की बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाती है। जब इसमें कोहरा, अब ये कोहरा क्या है, इस धुएं में क्या है, वही कण है थोड़े छोटे छोटे, जिसको हम नाभिक कण कह रहे थे। ये कणों का काम करेगा, ये जो धुआं है, ये जो कोहरा है, ये इन जल बूंदों के लिए किसका काम करेगा, नाभिक कण का। अब नाभिक कण है ये छोटे छोटे, तो इनके चारों तरफ क्या इकट्ठी हो जाएगी, वही जल की बूंदे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, इसीलिए हमें कोहरा दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस कोहरे के चारों तरफ धीरे धीरे क्या लग रही है, बूंदे, और वो जल की बूंदे भारी होके वापस कहाँ गिर जाएगी, बॉटल के अंदर, और धुआं धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि उससे, उस कोहरे से या धुएं से क्या बन गए हैं, नाभिक के कण, और नाभिक के कण के चारों ओर वो पानी की बूंदे इकट्ठी हो गई हैं और भारी होने के कारण वो वापस बॉटल में गिर गई है। बस यही करना है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कुछ आंसर्स यहाँ पे पूछे हैं आपसे, उसको देख लीजिए। ठीक है, पहला है, आपने कब देखा कि बॉटल के अंदर स्थित हवा कोहरे की भांति हो गई है। कब देखा आपने, जब बॉटल के अंदर आपने देखा कि कोहरा बनना कब शुरू हुआ, जब हमने क्या किया, जब हमने अगरबत्ती को बॉटल के अंदर डाला और ढक्कन वापस बंद कर दिया। ठीक है, जब हमने अगरबत्ती को बॉटल के अंदर डाला। यह कुहासा या कोहरा, देखो कुहासा और कोहरा एक ही है, कब समाप्त होता है, कब समाप्त हुआ, जब आपने इस बॉटल को क्या किया, दबाया, जब आपने इस बॉटल को दबाया। अच्छा, दबाने से हुआ क्या, दबाने से क्या हुआ, तो दबाने से आपने क्या लगाया, यहाँ पे दाब लगाया, प्रेशर लगाया, और हम पढ़ चुके हैं कि जब प्रेशर, केमिस्ट्री थोड़ा सा आप आगे के चैप्टर पढ़े हैं आपने, प्रेशर लगाया आपने इसको हाथ से दबा के, जब दाब लगाया तो ये जो जल वाष्प की या जल की बूंदे थी ये वापस किस में बदल जाएगी, नॉर्मल पानी के अंदर बदल जाएगी, और वो जो कोहरा है वो भी धीरे धीरे नाभिक के कण की तरह काम करने लग जाएगा, प्रेशर पड़ने लग गया। तो जब हमने दाब लगाया तो कोहरा गायब होना शुरू हो गया। ठीक है, तो कब, जब हमने बॉटल को दबाया। सिंपल से क्वेश्चन है, बॉटल के अंदर दाब कब अधिक था, कब अधिक था, देखो दाब यहां पे भी है, इस वाले में भी है,
प्रेशर तो हर जगह होता है, जब तक आप पूरा प्रेशर नहीं निकालोगे प्रेशर हर जगह, यहाँ पे भी प्रेशर प्रेजेंट है क्योंकि मैंने आपको कहा वायुमंडलीय प्रेशर हर जगह उपस्थित होता है, मेरे सर पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह दाब है। लेकिन जब मैं बॉटल को दबाऊंगी तब दाब अधिक होगा क्योंकि मैंने उसको और ज्यादा दबा दिया। ये तो सिंपल सी बात है, आपने दबाया तो दाब अधिक होगा। तो दाब अधिक कब होगा, तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है, जब हमने क्या किया, बॉटल को हाथों से दबाया, पिचका दिया बॉटल को। कुहसा दिखने की स्थिति में बॉटल के अंदर का दाब कम था या अधिक। जब हमें कुहसा दिख रहा था, कुहसा का मतलब वही कोहरा दिख रहा था, ये पहली वाली स्टेज में हमने बीच वाला यहाँ पे धुआं डाला तो यहाँ पे कोहरा कोहरा बन गया। ये कब दिख रहा है, कब ज्यादा दिख रहा है, जब दिख रहा था तो दाब कम था या अधिक। तो हमने कहा जब हमने दबाया तब दाब अधिक था और कोहरा गायब हो गया था। या आपकी बुक तो कह रही है दिखता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखता है क्योंकि आप करके देखोगे तो आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था दिखता ही नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है ना। तो कोहरा कब अधिक दिख रहा है, ऐसे समझ लो कि कोहरा ज्यादा कब दिख रहा है आपको, तो वो कब दिख रहा है, जब बॉटल में दाब क्या होता है, कम होता है। कम दाब पर कोहरा दिखेगा, बॉटल को दबाओगे तो दाब अधिक हो जाएगा और कोहरा गायब हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया कि कोहसा दिखाई देने की स्थिति में बोतल का दाब कम था या अधिक, तो क्या था, कम, है ना। कम वाले में हमें कोहरा अधिक दिख रहा था, जब हमने दबा दिया तो दाब अधिक हो गया और कोहरा गायब हो गया। इस प्रयोग के लिए बोतल के भीतर धुएं की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमने ये धुआं किया, तो हम ये धुआं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं, नाभिक कण बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं, यहाँ पे बॉटल में कुछ नाभिक कण थे नहीं तो हमने धुएं की फॉर्म में उन नाभिक कणों को डाला ताकि जल की बूंदें उसके चारों ओर चिपक जाए। तो क्या लिखोगे, क्योंकि धुएं के कण नाभिक कणों का कार्य कर सकते हैं, इसीलिए हमने वहां पे धुआं डाला। और क्या पूछ रहा है, क्या होगा जब आप इस प्रयोग को बिना अगरबत्ती के धुएं के करेंगे। अब एक बार और कर लो इस प्रयोग को। जब ऐसा प्रयत्न करें तो देखें कि परिकल्पना सही थी या गलत। अब आप ये धुआं नहीं डालो, आप वही लो, क्या, नॉर्मल बॉटल ले लो, है ना, नॉर्मल बॉटल ले लो, उसमें जल ले लो, उसको हिला लो, धूप में रख दो और रखी रहने दो। ढक्कन खोलना भी नहीं है और अगरबत्ती डालनी भी नहीं है। तो क्या आपको जल की बूंदें जो है या वो जो कोहरा है वो दिखेगा, नहीं दिखेगा, बनेगा ही नहीं कोहरा। क्योंकि कोहरा बन ही कब रहा है, जब आपने धुएं डाला और धुएं से नाभिक के कण बने, उन नाभिक के कणों में जल की बूंदें एकत्रित हुई, तब जाके आपको कोहरा कोहरा दिखाई दे रहा है, जैसा कि बारिश के दिनों में दिखता है। जब आपने धुआं ही नहीं डाला तो नाभिक के कण भी नहीं होंगे, और नाभिक के कण नहीं होंगे तो बॉटल ऐसी ही दिखेगी जैसे पहले दिख रही थी, वही पानी की बूंदें और खाली बॉटल, नीचे पानी। धुआं या कोहरे जैसी चीज आपको नहीं दिखेगी। धुएं से ही कोहरा बना है, क्योंकि धुएं में नाभिक के कण थे और उन्होंने पानी को अपने साइड पे जमा दिया और कोहरा बना दिया। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या है, जब कम दाब होगा तो कोहरा अधिक दिखेगा, जब दाब अधिक होता है तो कोहरे की बूंदें वापस जल में परिवर्तित होकर नीचे गिर जाती है, इसलिए कोहरा खत्म हो जाता है। ठीक, क्यों धुआं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें नाभिक के कण बनाने हैं। हमने पढ़ा है कि बारिश की बूंदें जो है वो कब बनती है, जब नाभिक कण के चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो जाती है। ठीक, आंसर्स मिल गए आपको, छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए